ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी तो गुड आफ्टरनून ही हुआ है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू दी अनअकैडमी एंड दी वाईफाई स्टडी। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है ना आपकी, ये आपकी है फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि हम आज करने वाले हैं। और कितने एमसीक्यू करने वाले हैं तो 100 क्वेश्चंस जो है ना वो आपको मैं रिवाइज कराऊंगी। उसके अलावा 50 एमसीक्यूज जो है ना वो मैं आपको घर से करने के लिए दूंगी, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। कराने का मेन मकसद ये है कि फिजिक्स का जो वेव्स वाला जो चैप्टर है ना, वो आपके सामने पूरा का पूरा आपके मतलब हो कि भाई इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए ना जो अपने को नहीं आता हो, ठीक है। तो सारे लोग ज्वाइन कर गए यहाँ पे। ओके, शुरू करें क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे। अच्छा, लंच वंच का टाइम है इसलिए हैं बच्चे थोड़े से इधर उधर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, नहीं तो 6 बजे वाली क्लास में वापस बच्चे जुड़ जाएंगे तो तब वहां पे काफी सारी चीजें वापस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने लंच किया कि नहीं किया तो भाई अभी तो नहीं किया है। चलो ठीक है, क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पता नहीं यहाँ पे जो बच्चे हैं, एक ये जो हेड्स वगैरह डेडिकेट की जाती है ना, तो उसका कुछ आइडिया नहीं लगता मुझे कि उसको कितना यहाँ पे, मतलब अभी ये मुझे आइडिया नहीं है कि उसको रिप्लाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बट यस, इन क्लासेस में तो मैं बोल ही सकती हूँ कि यस, थैंक यू सो मच। जो लोग हेड्स वगैरह ये डेडिकेट करते हैं ना, तो पता नहीं है भाई उनको कैसे क्या कहाँ पे अलग से जाके थैंक यू बोलना होता है। सो इन दिस क्लासेस ओनली। चलिए ठीक है, क्वेश्चन के साथ शुरू करें। वेव्स में आपके लाइट वाला जो चैप्टर है वो सारा का सारा आप याद रखिए। लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पूरा वेव्स में आपके 3 चैप्टर्स हैं, या वेव्स जहां से आप शुरू करते हो वहां से लेके आपके फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो आपके पास ये 100 क्वेश्चंस अब आने वाले हैं, इसमें इन तीनों चैप्टर्स के कुछ मिक्स क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे करने के लिए ना आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार वो पूरा पूरा आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ये अपना चैट ऑफ करते हैं। बीच में अगर कहीं पे दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही इजी। द वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू थ्रू दी वैक्यूम। इनमें से कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो वैक्यूम के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, मतलब निर्वात से ना, इनमें से कौन सी ऐसी वेव है जो निर्वात के द्वारा आपकी ट्रेवल नहीं कर सकती है। 50 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। ये 50 क्वेश्चन जो है ना वो अपने कंप्लीट करने हैं इस वाले सेशन में, और 50 जो है ना वो शाम वाले सेशन में 6 बजे वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज 9 बजे भी है एक सेशन, उसमें भी क्वेश्चंस ही करने वाले हैं अपन। तो थोड़ा सा ना इस चीज को मद्देनजर रखते हुए। दीपक भार्गव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देखिए, साउंड जो है, याद रखिए, साउंड जो है वो आपकी वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती है, जबकि हमारी लाइट, हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेट ये सारी की सारी हमारी निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे, कई सारे क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे, कोई इशू नहीं है। तो बस एक कंपाइल जगह पे ना आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जब भी लगे कि वेव्स मुझे रिवाइज करना है, तो ये वाली पीडीएफ उठाना और इसको रिवाइज कर लेना। मेन पॉइंट ना ये है, ठीक है। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन। एक्सरे एमिशन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसकी, उसके लिए हम ये देखते हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन्स को अगर आइडेंटिफाई करना हो, इलेक्ट्रॉन्स की अगर हमें मूवमेंट देखनी हो ना, तो हम कैसे देखेंगे? तो एक तो मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सरे एमिशन, यानी कि आप एक्सरे जो है ना वो बम्बार्ड करो, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी उसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करो। दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आप लाइट जो है ना वो यूज करो, उसमें से जो एक्सरे निकलेंगी, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना उसमें से कैलकुलेट करना शुरू करो। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या तो आप एक्सरे एमिशन से देखोगे, या बिल्कुल इसके अपोजिट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से देखोगे। निकिता, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। निकिता, यस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इंडिकेट द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ। दो चीजें होती हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं यहाँ पे ना आपका पोल देती हूँ। एक तो होती है वेवलेंथ और एक होती है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये याद रखिएगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी। आपके पास जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना, उसमें हमारे पास ये रेज जो होती हैं वो इसी तरीके से अरेंज भी होती हैं, ठीक है। तो उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से ना जरा आंसर कर दीजिए क्या रहेगा।
क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे जो है ना मैं आपको इसी से रिलेटेड ना एक इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा डायग्राम ही दिखा दूंगी। कहाँ से अपन इसको शुरू करते हैं, गामा रेज से शुरू करते हैं और उसके बाद कहाँ तक आते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे मेन ऑप्शन जो है ना वो दिए हुए हैं, बीच की कुछ कुछ चीजें निकाली हुई हैं, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो गया है। ज्योति बिल्कुल करेक्ट आंसर, जितेंद्र बिल्कुल। सबसे पहले ना एक्स रेज आप याद रखिए, एक्स रेज से पहले आपकी गामा रेज ऑलरेडी आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उनको याद रखिए, फिर विजिबल आएंगी, फिर इंफ्रारेड आएंगी, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं और फिर रेडियो वेव्स आती हैं। ठीक है, तो अभी इसका मैं स्पेक्ट्रम भी दिखा रही हूँ, तो अगर जिनको कंफ्यूजन है ना उनको वहां से क्लियर हो जाएगा। एक्स रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स रेज। ठीक है, अभी इतना लर्न कर लीजिए। और ये पूरा नहीं है क्योंकि आपको एमसीक्यू में सारे के सारे लिख के नहीं दे सकते। गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, इतना देंगे तो आप खुद ही कंफ्यूजन में चले जाओगे ना, इसीलिए सीक्वेंस देखना है। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब इसका क्या हो गया कि एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो v इज इक्वल टू अगर मैं लेमडा लिखूं अपॉन में न्यू लिख दूं तो कहां दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं लिखूं वहां पे v इज इक्वल टू न्यू लिखूं और नीचे v के लैम्डा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, द अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन दी फॉलोइंग प्रोसेस। जो मेन यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट के, वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स के भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज के कौन से यूज होंगे, और स्पेशली मेंशन किया है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो पानी में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना जॉनी, बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट के रूप में, यानी कि कीटाणुनाशक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। राइट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु इज द इन्वेंटर ऑफ रडार। रडार का आविष्कारक कौन है। रडार सारे लर्न करने हैं, रडार की फुल फॉर्म रेडियो, ठीक है, रडार जो है वो कौन ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे क्या हो गया, पोल सेट ही नहीं हो रहा भाई, क्या हो गया। चलिए ठीक है, अभी बताइए रडार जो है, अच्छा रडार और सोनार दो चीजें आपको लगानी है। दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो देखो रडार जब भी हम बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन सिस्टम जिसको बोला जाता है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप याद रखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम जो है ये हमेशा हमारा रडार ऊपर नीचे की तरफ लगाया जाता है किसी भी चीज में, और सोनार जो है ना वो हमेशा ऊपर की तरफ लगाया जाता है। पल्स के लिए और कंटिन्यूअस वेव्स के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और रडार के साइंटिस्ट, अरे भाई रडार किसने खोजा था, तो टेलर एंड यंग करके याद रखो, इसमें कहाँ कंफ्यूजन आ रही है। टेलर और यंग, कुछ कुछ चीजें तो भाई फिक्स हो जानी चाहिए कि इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना कोई चेंजेस होने वाले हैं। तो रडार जो है वो टेलर और यंग करके याद रखिए, टेलर और यंग के द्वारा खोजी गई थी। अभिषेक बिल्कुल यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एमआरआई मशीन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की अगर हम बात करें तो ये इमेजिंग होता है ये, ठीक है, इमेज ने इमेजिंग लिखते हैं ये। इनमें हम कौन सी रेस को इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी रेस को इस्तेमाल किया जाता है जब भी ये आपकी एमआरआई इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरेज करते हैं, साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, या खुद मैग्नेटिक वेव्स को ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैग एमआरआई की फुल फॉर्म मैंने आपको इसीलिए बताई थी कि आप इसका आंसर सही दे दो, तो थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी देखो इस्तेमाल करो। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि मैग्नेटिक वेव्स के भेजने के बाद जो इमेज क्रिएट हो रही है उसको हम एमआरआई करके बोलते हैं। एमआरआई में हम ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनकी इमेजेस को निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें ब्रेन का इमेज निकालना है, स्टमक का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमआरआई मशीन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a wavelength of 0.3 meter is produced in the air, right, and it travels with the speed of 300 meter per second। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद देखिए कि इसको आंसर निकालने के बाद आपको ये बताना है कि ये कौन सी रेंज में आता है, क्या बताओगे। देखो आपके पास वेवलेंथ दिया हुआ है ना, वेवलेंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वेवलेंथ दिया हुआ है मीटर्स में,
और आपको स्पीड दी हुई है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि v इज इक्वल टू, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। आप बोलते हो v आपको 300 दिया हुआ है, आपको वेवलेंथ 0.3 दी हुई है, इनटू में आप क्या कर दोगे यहाँ पे इनटू में फ्रीक्वेंसी करके मेंशन कर दोगे। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे, जीरो को अपन यहाँ पे उतार के नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा। इसको आप करोगे यहाँ पे तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000 मीटर पर सेकेंड है, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, 1000 हर्ट्ज करके डिफाइन करेंगे। अब मुझे बता दो, जब मैं ये बोलूं कि 1000 हर्ट्ज जो है वो किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी है, तो ये कौन सी रेंज में आएगा, क्या रहेगा आंसर? देखो इसका आंसर आप लोग ने अभी तक भूपेंद्र सोनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ, आपको चीज समझ आई? फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। ठीक है, v इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। आपको वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.3 मीटर्स, राइट? आपने वैल्यू लगा दिया यहाँ पे, उसके बाद आपको वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड दिया, चेंज वेंज कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1000 हर्ट्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि सुनने के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है। आंसर हमारा 1000 हर्ट आया, 1000 हर्ट्ज आया है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये ऑडिबल साउंड में लाई करेगा। अगर इसका आंसर आपका 20 हर्ट्ज से कम आया होता तो आप आंसर करते इनऑडिबल साउंड्स, जो कि ऑप्शन में यहाँ दिया ही नहीं है। अच्छा, इंफ्रासोनिक दिया तो इंफ्रासोनिक साउंड्स दिया होता। अगर इसका आंसर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर आया होता तो आप अल्ट्रासोनिक साउंड्स लिख देते। ठीक है, हाल फिलहाल में ऑडिबल वेव्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कूलिज ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस व्हाट? दो चार आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, अभी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एक सीआरटी करके एक क्वेश्चन आएगा, एक आपका कूलिज ट्यूब आएगा। कूलिज ट्यूब या एक्सरे को जब भी हमें प्रोड्यूस करना होता है, या हमें गामा रेज प्रोड्यूस करनी होती हैं, या हमें अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करनी होती है, तो हम अलग अलग ना ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कैथोड रेज ट्यूब से आप क्या निकालते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको हमने कहाँ से डिस्कवर किया है, उनको हमने कैथोड रे से डिस्कवर किया है। एनोड रे से हमने क्या डिस्कवर किया है, प्रोटॉन जो है वो हमने एनोड रे से डिस्कवर किए हैं। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे डिटरमाइन करते हैं। वैसे ही आप याद रखिए, कूलिज ट्यूब जो है ना, उसको हम एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक्सरेज। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर दी वेयर आर दी मीजॉन्स? भूपेंद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर। मीजॉन्स जो है ना वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? अब मीजॉन सबसे पहले याद रखो कि मीजॉन्स होते क्या हैं। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हो ना, इलेक्ट्रॉन बोला आपने, प्रोटॉन बोला, न्यूट्रॉन बोला, उसी तरीके से आपके पास हेड्रॉन्स होते हैं, बेरॉन्स होते हैं, म्यूजॉन्स होते हैं। तो कुछ तो हो गए आपके एटॉमिक पार्टिकल और कुछ हो गए आपके सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो एटॉमिक पार्टिकल तो आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कुछ हो गए आपके माइक्रो एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये जितने भी आपकी म्यूजॉन्स है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कॉस्मिक रेस। केमिस्ट्री की क्लास किसने की है अटेंड, वहां पे मैंने आपको ये चीज क्लियरली बताई है ना, हेड्रॉन बेरॉन्स मीजॉन का चार्ज क्या होता है, कहां से निकलते हैं। उमेश पाटिल, भूपेंद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गामा रेज हैव द ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी विद व्हाट? अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा टाइप ऑफ रेज की अगर हम बात करें, और हम यहाँ पे जस्ट ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो मेरी गामा रेज है ना, वो एग्जैक्टली अल्फा रे की तरह काम करती है, बीटा रेज की तरह काम करती है, एक्स रेज की तरह या यूवी रेडिएशंस की तरह। तो गामा रेज की जो सिमिलैरिटी है वो किसके साथ मैच करती है? देखिए, जब आपको ये पता है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाने के साथ साथ आप जब ये रेज को जब मेंशन करते हो, तो सबसे पहले आपकी गामा रेज होती हैं, और फिर एक्स रेज होती हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, है ना। अब आप में से कई लोग आंसर अल्ट्रावायलेट लिखते हो। अब इसके हिसाब से मुझे आंसर बताओ, चेंज करोगे ना? गामा रेज आर सिमिलर टू एक्स रेज, नॉट दी अल्ट्रावायलेट। पहले गामा रेज है, फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है। तो गामा रेज किसके साथ ज्यादा सिमिलर करी होंगी? ज्यादा सिमिलर वो एक्सरे के साथ है रादर देन अल्ट्रावायलेट। प्रदीप बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सो भूपेंद्र करेक्ट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी जो हमारी वेव्स है ना, उनको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताऊंगी ना, आपको सारे क्वेश्चंस रट चुके होंगे इसके। मनीष जयकर बिल्कुल यहाँ पे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना दो, सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उसके लिए,
फिर आपकी ऑडिबल करके जो आपकी जिनको हम ऑडिबल रेंजेस या वेव्स बोलते हैं, फिर आपकी इंफ्रासोनिक हो गया, देन आपकी माइक्रोवेव्स हो गया, देन आपकी लार्ज एंड पहले लार्ज स्पेक्ट्रम रेडियो वेव्स, फिर स्मॉल स्पेक्ट्रम रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो हमारी कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मनीष, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएम इन रिगार्डिंग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है तो यहाँ पे एएम का एग्जैक्टली मतलब क्या है? एम्पली, अच्छा सारे के एक जैसे लिखे हुए हैं ना, एम्पलीट्यूड मोमेंटम, एम्पलीट्यूड वॉचिंग या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एएम और एफएम है ना, दो चीजें होती हैं। एएम क्या होता है आपका? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम जो लिखा हुआ है शिवम बिल्कुल, और एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इनमें एक एक चीज होती है जो हम अपोजिट लिखते हैं, वो आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा। शिवम बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट? इसको हमेशा एक रूल बना के इस क्वेश्चन को लर्न करना है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसका आंसर यही होगा, ऐसा करके ना एक रूल बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करने के लिए काम करता है? क्या बात है, कितना मतलब मैंने बोला ना कि कई सारे क्वेश्चंस के आंसर ना आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से देने। इस क्वेश्चन में ओनली 42% आर सेइंग द करेक्ट आंसर, बाकी सारे रॉन्ग। अल्ट्रा वायलेट, अच्छा अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आके सोलर कुकर को गर्म करेंगी तो सोलर कुकर को वो बाद में गर्म करेंगी, पहले वो आपकी स्किन को ना जला चुकी होंगी। या जो पेड़ होंगे ना, पुनीत राय बिल्कुल करेक्ट आंसर, पहले ना आपके जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको जला चुकी होंगी, स्किन कैंसर हो चुके होंगे पूरी तरीके से, उसके बाद सोलर कुकर जो है ना वो हॉट होगा। अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पे डायरेक्टली आती नहीं है, पहली बात ये याद रखो। ओजोन काई के लिए है? हमने ओजोन जो हमारी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर, ये 8 से 16 किलोमीटर के ऊपर की जो लेयर है हमारी, 8 से 16 किलोमीटर के बीच में, ये आपकी ओजोन लेयर बोली जाती है ना। ओजोन लेयर धरती पे किसी भी तरीके से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को आने नहीं दे रहा है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका जोन्स में जहाँ पे होल हो चुका है ऊपर की तरफ, ये अंटार्कटिका की तरफ जो है वो आ रही है। ऊपर तो आर्कटिक है ना, नीचे अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक की तरफ आ रही है। वहां पे भी ना वो इतना ज्यादा अभी पिघला रही थी कि उसके ऊपर इतना काम करना शुरू किया है कि ओजोन जो है वो अपने आप हीलिंग करना शुरू कर दिया, और O3 के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बढ़िया तरीके से ना वहां पे मौजूद है। तो आप एक बात याद रखो कि जब भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो पहली चीज माइंड में ये रखनी है आपको कि अल्ट्रा वायलेट रेज अभी तक धरती पे पहुंची नहीं है, तो कहां दिक्कत आ रही है आपको आंसर करने के लिए? इंफ्रारेड रेज इसका आंसर याद रखिए, अवरक्त किरणें बोलते हैं। और आज के बाद एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए, धरती पे किसी भी चीज को अगर गर्म किया जाता है, अगर आपकी धरती गर्म हो रही है, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, सोलर कुकर गर्म हो रहा है, सोलर पैनल गर्म हो रहे हैं, चलते फिरते रोड गर्म हो रही है, या कोई भी चीज गर्म हो रही है, तो उसका रीजन एक ही है, इंफ्रारेड रेज यानी कि अवरक्त किरणें। इन्हीं की वजह से धरती जो है ना वो गर्म होती है यहाँ पे। ठीक है, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर, अगर इसको जूल में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रटी रटाई चीजों पे फोकस मत करो, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर नेगेटिव जान के आंसर करते हो तो आदत पड़ जाएगी, और एग्जाम में ना इतना अच्छे से फिर आदत पड़ेगी कि एग्जाम में ना सही आंसर भी गलत ही टिक करके आओगे। तो अगर आंसर आते हैं सही से आते हैं तो उनको गलत मत करिए, उनको ठीक ही करिए। 1 किलोवाट आवर है, मेगा जूल में रिप्रेजेंट अगर हमें करना होगा तो 3.6 मेगा जूल करके हम लिखते हैं। ठीक है, 3.6 मेगा जूल। अभी हमने कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पे पूरा का पूरा, ये तो मैंने आपको क्लास में अभी इसी से पहले ही कराया था। 60 इंटू 60 करके अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किलो के लिए आपने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए आपने 60 इंटू 60 कर दिया, और इसको जब मेगा किया तो 10⁻6 जो कि यहाँ पे हमारा आता है। तो 10⁻6 करने के लिए आपको 3.6 इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेगा जूल करके अपन ने डिफाइन किया। हाउ मच मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी डन टू मेल्ट कंप्लीटली द आइस आइस क्यूब ऑफ 1 ग्राम? अगर आपके पास आइस क्यूब है 1 ग्राम, तो उनको मेल्ट करने के लिए कितना मैकेनिकल काम उन पे किया जाएगा? तो ये हमेशा जूल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, दैट इज 336 जूल। यहाँ पे आइस लिखा है ना, पानी नहीं लिखा है। जो 4.2 जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, आपसे क्वेश्चन में आइस पूछी जा रही है, वाटर नहीं पूछा जा रहा है। वाटर होता तो आप 4.2 जूल लिखते हैं यहाँ पे। द आंसर इज 336 जूल्स। ठीक है,
336 जूल जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम 1 ग्राम आइस यानी कि 1 ग्राम बर्फ को ना यहाँ पे मेल्ट करते हैं। ठीक है, सेट पैटर्न पे आंसर मत दो, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे सेट पैटर्न पे क्वेश्चंस के आंसर मत दो। जो चीजें रटी रटाई है ना उन पे आंसर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी आपसे 1 ग्राम चीजें पूछी जाती हैं तो 1 ग्राम में सिर्फ पानी के लिए जब आप लिखते हो तो 4.2 जूल लिखते हो। जैसे ही आप और चीजें पूछते जाते हो ना, और चीजें ऐड करते जाते हो, या आप अभी आइस लिख रहे हो, अगर कोई और सब्सटेंस कर लिया, अभी लिख दें यहाँ पे कि ऐसा वाटर, ऐसी आइस जिसके अंदर जो ये क्या रेत जो होती है ना, सॉल्ट नहीं, क्या सैंड, सैंड जो है वो ज्यादा मिला दी है, तब उसको मैकेनिकल वर्क कितना लगेगा, तब 336 जूल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर डेंसिटी आप इंक्रीज करते जाओगे ना तो डेंसिटी इंक्रीज करने के साथ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पिघलने में फिर टाइम उसको लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात यहाँ पे? तो पिघलने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। वाटर के लिए ऑलरेडी वो लिक्विड स्टेट में है, ठंडा होगा, नॉर्मल 4.2 जूल पे हो जाएगा। लेकिन अगर आइस की हमने बात किया तो 336 जूल करके याद रखिए। ठीक है, रिलेशन बिटवीन दी काइनेटिक एनर्जी एंड दी पोटेंशियल एनर्जी। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ ये चीज ना कई बार। अब जो समझ पा रहे हैं ना बच्चे वो इस चीज को समझ पाएंगे। भाई क्वेश्चन के सेट पैटर्न पे आंसर देने की जो आदत है ना उसको चेंज करो, नहीं तो एग्जाम में ये चीज ना ले डूबेगी। अब इसमें क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आ रही है, जान के अगर आंसर गलत दे रहे हो तो पेपर के लिए बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी होता है। ठीक है, तो जब हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर मोमेंटम के फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या आता है? पी स्क्वायर अपॉन में 2। शिवम बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, इसके अलावा भी कोई रिलेशन होता है या ये कैसे आया है ये सबको पता है तो थम्स अप कर दो। ये पी स्क्वायर में अपॉन में 2m जो है ये कैसे आया है ये सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो बताओ जल्दी से। नहीं क्लियर है ये पी स्क्वायर अपॉन में 2m कैसे आया है? नहीं क्लियर है ये? मैक्सिमम बच्चों को तो क्लियर ही है, पर शायद ये रेशियो दोनों का बराबर जा रहा है। अच्छा, क्या? होल्ड ऑन, मैं समझ ही नहीं आता है, समझ ही नहीं आता है। जितना थम्स अप हो रहा है उससे ज्यादा शक्लें उतर रही हैं। देखो, सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, एक नहीं है यहाँ पे, दो चीज है। जो लोग थम्स अप ये कर रहे हैं ना कि उन्हें आता है, तो उन लोग के लिए भी एक नई चीज ना आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। बस बस, क्या कर रहे हो? ये एक नई चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे, मेरी बात सुनो। काइनेटिक एंड, देखो मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ जितना करना है। ये थम अब ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठंड रख लो थोड़ी सी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका हाफ एम बी स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, इसमें बहस करके कुछ नहीं होगा, मैं आंसर बताए नहीं लग रही हूँ। हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इस हाफ एम बी स्क्वायर को आप कितने तरीके से लिख सकते हो। एक तो आपने मैथ्स में एक चीज पढ़ी है, बाय एडिंग टू बोथ साइड, मतलब बाय एडिंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ऐसे करते हो आप, बाय मल्टीप्लाइंग एंड बाय डिवाइडिंग बाय 2। तो उससे हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन उससे हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। उसी तरीके से हम इसमें क्या कर रहे हैं, बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय एम। ठीक है, एम से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं और एम से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। कोई फर्क तो मैंने किया नहीं, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ऊपर क्या कर देंगे, हाफ एम ये रहा और एम ये रहा, तो मैं एम स्क्वायर लिख सकती हूँ और वी स्क्वायर लिख सकती हूँ जो कि पहले से है। नीचे अपन ने एम ही लिख दिया। काटेंगे, काटना काटेंगे तो है नहीं, काटेंगे तो फिर तो उसी चीज पे आ जाएंगे, इसीलिए हमने फिर क्या कर दिया। ठीक है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो है ना उसको अपन ने पी स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन में एम, राइट, 2m करके। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या बन गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो बन गया पी स्क्वायर अपॉन में 2m। मतलब यहाँ सुबह से ही ना एम्बुलेंस की लाइन लगी पड़ी है आज, सीधा सीधा सुबह 8 बजे से आज एम्बुलेंस आ रही हैं जा रही हैं, गॉड नोज क्या हो रहा है पता नहीं। देखिए यहाँ पे दूसरी एक और, अच्छा जिन लोग को अब ये याद था दूसरा भी समझो। क्या आप हाफ एम बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम इंटू वी, ऐसे लिख सकते हो इसको। दूसरा भी लर्न कर लो भाई, दो दो रिलेशन होते हैं काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम के, एक नहीं होता। आज के बाद दो रिलेशन लर्न करने हैं। हाफ एम बी, हाफ मतलब वी स्क्वायर जो था उसको मैंने वी और वी अलग अलग निकाल के रख दिया। अब मैं एम वी को पी मोमेंटम लिख दूं तो हाफ पी इंटू वी कर दूं, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का आपको रिलेशन पूछा जाएगा तो आप दो रिलेशन याद रखेंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका रिलेशन होता है, हाँ
यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन में 2 जो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दूसरा रिलेशन आपको लिखना है, याद करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी इंटू वी। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेना कभी इस चीज का न्यूमेरिकल है या ऑप्शन में पी स्क्वायर अपॉन में 2m नहीं लिखा होगा तो ये दूसरा लिखा ही होगा, हाफ पी इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी इंटू वी। अब समझ आ गई दोनों चीजें, अब समझ आ गई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े यहाँ पे। तो एनर्जी और मोमेंटम के बीच में दो रिलेशन होते हैं, एक होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m और एक होता है हाफ पी इंटू एम करके। अब जिसको अभी भी नहीं समझ आया वो क्लास के बाद रुक के मुझे पूछना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल। इसको लर्न करने का एक तरीका होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा। कहाँ गया ऑप्शन, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बनता है और एक बनता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, है ना। जब आपसे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल पूछा जाए इसका मतलब हो गया एम ई, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल यानी कि यांत्रिक से मैकेनिकल यांत्रिक से इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत। तब उस कंडीशन में हमेशा आंसर आपको क्या देना है, डायनामो। यही क्वेश्चन एमई की जगह हो जाए ईएम यानी कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तब आप इलेक्ट्रिक मोटर जो है ना वो आंसर करना है। और इलेक्ट्रिक मोटर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ईएम ही होती है, और जो वो करंट कन्वर्ट करता है वो भी ईएम होता है। तो ऐसे आपको लर्न करना है। यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवम वनवर बिल्कुल करेक्ट आंसर। पुनीत राय, यस। देखते हैं कौन भाई इन क्वेश्चंस में 50 में से ना रैंक 1 पे आएगा। विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब बता दो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अजय, कोरोना का टाइम जो है ना ये सीरियसली बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है भारत की, तो आप लोग में से कोई भी कृपया करके ना इसको जोक मत लीजिएगा, क्योंकि मजाक मजाक में चीजें कब खराब हो जाती है ना पता भी नहीं चलता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को बिल्कुल भी जोक में नहीं लीजिएगा, घर वालों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, ठीक है। कैसे भी बिना मतलब के ना बाहर नहीं जाना है, हो सके तो अंदर ही रहिए जितना हो सकते हैं और आराम से चीजों को, सिचुएशन विल बी बेटर। 15 मई के आसपास ना सिचुएशन इंडिया की बेटर होना शुरू हो जाएंगी, बट अभी टाइम लगेगा। कम से कम 30 एक दिन है, मतलब 25-30 है, 25-30 दिन है। सो जस्ट मेंटेन योर सेल्फ, काम रखो अपने को, घर वालों का ना थोड़ा सा ध्यान रखो और अपने को भी ध्यान रखो। पेपर तभी दे पाओगे जब अपना ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउस टुवर्ड्स द ग्राउंड, व्हेन विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन विल बी मैक्सिमम। एक पत्थर को एक पत्थर को छत से जमीन की ओर पे ना गिराया जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा सबसे मैक्सिमम कब होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है। ये क्वेश्चन आपको, अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, क्या पोल कर दिए। अच्छा, आप लोग आंसर सही किए थे, आप लोग आंसर सही किए थे, एक बार पोल में ही कर दो, ठीक है। पोल में कर दो इसका आंसर। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड व्हेन विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन मैक्सिमम। तो कभी भी हम इस चीज को ना वेलोसिटी के हिसाब से देखते हैं, 71%, वेरी नाइस। वेलोसिटी के हिसाब से देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपना mv² होता है यहाँ पे, कौशिक मॉडल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो कोई भी पत्थर जमीन को जब छूने वाला होगा उससे बिल्कुल पहले उसकी, जब ग्राउंड पे पहुंचने से एकदम पहले उसकी जो एनर्जी होगी ना वो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पुनीत राय, रेट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू, कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है, ठीक है। रेट ऑफ वर्क डन क्या कहलाता है, कार्य करने की दर पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब रेट वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है तो हम किसके लिए लिखते हैं, विदाउट रेट। अगर हाँ, अगर रेट जो है वो नहीं क्वेश्चन में मेंशन हो, लिखा हो एबिलिटी टू वर्क डन, तब आप क्या लिखोगे। और अच्छा, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, 34% आंसर जो है ना वो एनर्जी की है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन में एबिलिटी मेंशन हो तो आंसर एनर्जी करना है, जब क्वेश्चन में रेट ऑफ वर्क डन मेंशन हो तो आंसर पावर करना है। इस क्वेश्चन में ना आपको आंसर पावर करना था, और ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लोग रटते हो इसलिए कंफ्यूजन होती है, आज के बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। पुनीत बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो, जब भी क्वेश्चन में एबिलिटी ऑफ वर्क डन आता है या एबिलिटी टू वर्क डन आता, एनर्जी लिखा जाता है, ठीक है। और रेट ऑफ वर्क डन
आपका पावर। इन दोनों में डिफरेंस समझ आता है आप लोगों को? एबिलिटी और रेट में क्या डिफरेंस है, या पावर में और एनर्जी में क्या डिफरेंस है? मेरे अंदर कितनी एनर्जी है यहाँ पे आपको बैठ के पढ़ाने की, दैट इज माई एबिलिटी ऑफ वर्क डन, ये मेरी एनर्जी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे पूरे दिन आपको पढ़ाना है, और एक ही काम को दो लोग अगर कर रहे हो ना, और एक जना पहले कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा जना जो है ना वो उतने ही टाइम में कम काम करे या देर लगाए काम करने में ना, तब हम उसको पावर बोलते हैं। किसी की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको पावर करना है। सिंपल सी चीज समझ लो, एबिलिटी पूछा तो एनर्जी, और अगर रेट पूछा तो पावर, दो चीजें आपको याद रखनी है। वट इज फाउंड इन दी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, आज के बाद इसको हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे जो डायमेंशन लिखा है ये डायमेंशन नहीं होगा, बेसिकली इसको अपन एम्पलीट्यूड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड। अब मुझे आंसर दो इस चीज का। मैं इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये बात मैं पहले ही बता दे रही हूँ। व्हाट इज फाउंड इन दी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, एम्पलीट्यूड फिक्स होता है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों जो है ना वो दोनों जो है ना वो यहाँ पे चेंज होते हैं, या फिर चेंज इन एम्पलीट्यूड ओनली, है ना, चेंज इन एम्पलीट्यूड ओनली। तो यहाँ पे जितनी भी जगह डायमेंशन लिखा है उसमें हिंदी में सही लिखा, आयाम करके मेंशन किया हुआ है ना, ठीक है। 52% शायद मैंने इसको करेक्ट किया, तो भी कई बच्चे समझ ही गए हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लिखा जाता है, आप हमेशा याद रखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ठीक है। जो चीज फिक्स होती है वो कौन सी होती है? आपका एम्पलीट्यूड जो है ना वो हमेशा फिक्स होता है, राइट। देखो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स होती तो आपके पास इतने सारे चैनल होते। 93.5 रेड एफएम ये फ्रीक्वेंसी है, 104 एफएम, 98 ये रेड मिर्ची एफएम, कैसे कौन कौन से चैनल है ना, ये सारे के सारे मिर्ची एफएम करके अपन ने डिफाइन कर दिया। तो उनमें फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, एफएम में फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है। और जब भी हम बात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की करेंगे, वहां पे फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और एम्पलीट्यूड वहां पे, यहाँ पे अब क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता रहेगा और फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा उल्टा करते हैं, पर आज के बाद इसको प्लीज करके आंसर सीधा करिए। एफएम में फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होगी, एम्पलीट्यूड फिक्स होगा, ठीक है। शिवम वनवल बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, पुनीत बिल्कुल। स्टेशनरी वेव्स जो है ना वो कब बनती हैं? आपके पास मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सारी की सारी वेव्स है ना। तो जब मैं आपसे ये पूछूं कि स्टेशनरी वेव्स जो है ना वो कब बनती हैं, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? जब लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, या फिर दो वेव्स जो है ना वो सेम स्पीड के साथ चल रही हैं और अपने को सुपर इम्पोज कर दे रही हैं। दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तब स्टेशनरी वेव्स जो है वो फिक्स होंगी। और चौथी चीज क्या है? टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा याद रखिए, सुपर इम्पोजिंग और स्टेशनरी ये दो चीजें होती हैं आपकी। स्टेशनरी वेव्स हमारी तब बनती हैं जब फ्रीक्वेंसी जो है ना वो दो वेव्स की सेम है। लेकिन अगर ये दो वेव्स जो है ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी ना, तो ये आपकी अपीयर करेंगी एज अ स्टेशनरी वेव। देखो सिंपल सी चीज है, एक जो है ना ये ए टू बी अपना ग्राफ जा रहा है, एक वेव जो है ना वो ए से बी पे जा रही है इस तरीके से यहाँ पे पूरा, और उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज है, ठीक है। भारत में 50 हर्ट्ज पे ही बहती है ना इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी जो है ना उसकी भी 50 हर्ट्ज है और वो जा रही है बी से ए पे। तो उस टाइम पे जब ये सुपर इम्पोज एक साथ हो जाती हैं, तो वो जो अपीयरेंस होता है ना वो स्टेशनरी वेव्स का ही होता है। इसीलिए यहाँ पे डी करके आप लोग को आंसर करना है, जो कि 12%, जिसकी मात्रा सबसे कम बच्चों की है। जीतू बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्या रहेगा? जब भी हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो हमेशा किसके बराबर होती है, या इंटेंसिटी कभी भी मैंने बोला तो इंटेंसिटी साउंड के हिसाब से। अब आप इंटेंसिटी जब वर्ड सुनते हो तो इंटेंसिटी हम किस कैरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपने इंटेंसिटी यूज किया है, तो हमेशा साउंड वेव को मद्देनजर रखते हुए याद रखो। और जैसे ही मैं इंटेंसिटी वर्ड इस्तेमाल करूँ ना, तो आप समझ जाओ कि इंटेंसिटी में कभी भी आपको सिर्फ एम्पलीट्यूड आंसर नहीं करना है। इतना तो आपको समझ ही आ गया ना कि ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, चारों ऑप्शन एम्पलीट्यूड के हैं। एक सिंपल है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर रूट है और एक क्यूब है। आज की बात हमेशा याद रखिएगा आप, लाउडनेस और इंटेंसिटी की जब बात की जाती है, दे आर ऑलवेज एक्चुअली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। मनीष जयकर बिल्कुल ओके। आज श्रीकांत भी है क्लास में, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका स्क्रीन पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज? देखिए जब तक आप ना इस
पूरी जो आपकी ये लिस्टिंग होती है और आपके पोल्स में जहाँ पे नंबर नाम आता है, जहाँ तक जब तक आप इसमें नहीं आओगे ना, आप इन क्लासेस में थोड़ा छुप के रह जाते हो। सो ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर इन द मीन टाइम। इसीलिए मैं आपको ऊपर से ना पढ़ने का पूरा यहाँ पे टाइम दे रही हूँ। फटाफट तो मैं पोल ला भी नहीं रही हूँ, वरना तो पोल कब का लाता और आंसर निकल भी जाता, ताकि आप आराम से पढ़ो और फिर आंसर करो। ये बताइए, इनमें से कौन सी वेव्स को कभी भी हम पोलराइजेशन के लिए नहीं लेके जा सकते? Which of the following waves cannot be used for the polarization? वेव्स की बात हो रही है तो अल्ट्रावायलेट कभी आंसर नहीं लिखना है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी इस क्वेश्चन में आपके पास वेव्स की बात होगी ना, तो कभी भी यहाँ पे अल्ट्रासोनिक करके मत रखिएगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब जहां पे आपने ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन के हिसाब से जो वेव्स होती हैं उसकी डायरेक्शन जो है ना, वो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन और जो उसका परपेंडिकुलरली जो मोशन हो रहा है ना, उसके हिसाब से आपने उसको चेंज किया। सिंपल कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन जहां पे डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, जहां वो ऐसा रही है, लेकिन जो उसकी वेव्स हैं वो ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो कर रही हैं, लेकिन मूवमेंट उसका आगे हो रहा है, तब हम उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। राइट, इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स के लिए कभी उसका पोलराइजेशन नहीं कर सकते हो। दीज हैव द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड दी फिक्स्ड वेवलेंथ, जबकि रेडियो, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, इनकी जो पोलराइजेशन है ना वो की जा सकती है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी दिखा रही हूँ, तब आंसर करिएगा आप वहां पे। इनमें से सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? सबसे निम्नतम। क्वेश्चन देखो, जितने कर पा रहे हो आप कर लो, कोई इशू नहीं है। 30 कर लो, 30 कर लो, 30 करके भी कर लेंगे तो भी हो जाएंगे, बट मैं चाह रही थी आज 100 हो जाए तो अच्छा रहेगा। इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी? अब देखो यहाँ पे 25, 25, 25, 25, एक आधी D% में थोड़ा कम लोगों ने आंसर दिया है, वरना बहुत ही ज्यादा भयंकर कंफ्यूजन है। ठीक है, भयंकर, इसको समझो। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हम हमेशा किसकी बोलते हैं? विजिबल रेज की। ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लो और ये वाला ग्राफ देखो। हमेशा जब फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है ना वो किसकी होगी? अच्छा ये देखो, जब भी वेवलेंथ की अब तो पहले तो सीक्वेंस समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे गामा रेज है, ठीक है, उसके बाद एक्स रेज है, फिर उसके बाद यूवी रेडिएशंस है, उसके बाद विजिबल है, उसके बाद इंफ्रारेड है, और उसके बाद आपकी चलिए माइक्रोवेव्स लगा लेते हैं, और उसके बाद जो अपनी रेडियो वेव्स है उनको बोला जाता है। ठीक है, तो हम ना सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 की बात करेंगे। जब हम गामा से लेके माइक्रोवेव्स तक जाते हैं या रेडियो वेव्स तक जाते हैं, तो हमारी जो वेवलेंथ है ना वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ये देखो 10⁻⁻14 से ये 10⁻4 तक जा रही है, इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। इन दैट कॉन्ट्ररी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है? फ्रीक्वेंसी अपनी क्या कर रही है? ये हमारी हमेशा डिक्रीज करती है। ठीक है, अब इस वाले को देखो, यहाँ पे इस वाले को देखो, आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या कर रही है? वेवलेंथ, सॉरी, वेवलेंथ आपकी जो होती है ऐसे करके जब हम जाएंगे तो क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। इन एरोज को ध्यान मत देना, एरोज उल्टे लगे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी जो है ना जब हम ऐसे आए, यानी कि गामा से, अच्छा ये इन्होंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, अच्छा ये उल्टा है यहाँ पे ना, गामा रेस से जब आप इस तरफ जाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है वो क्या होती चली जाएगी आपकी? 10⁻⁻14 से क्या हो रही है? ये 10⁻⁴ की तरफ जा रही है, यानी कि आपकी ये जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब भी इसी चीज को हम फ्रीक्वेंसी के लिए बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिक्रीज होती चली जाएगी। एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। सिंपल सा एक बार वापस इसको पढ़ते हैं। देखो वेवलेंथ जो है ना वो गामा रेस से रडार की तरफ जाते जाते या रेडियो वेव्स की तरफ जाते जाते क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? वेवलेंथ जो है वो गामा रेस से जाती जाती या गामा रेस से पढ़ती पढ़ती जब हम AM FM की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ हमारी हमेशा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी।
अगर इंक्रीज हो रही है वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसको सिर्फ वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम विजिबल रेज की बात करते हैं तो विजिबल रेज में वॉयलेट जो है ना वो हाई एनर्जी शो करता है, ये वेवलेंथ के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ वेवलेंथ के हिसाब से। वेवलेंथ के हिसाब से देखा जाए तो जो नीली लाइट होती है वो हाई एनर्जी शो करती है, जबकि लाल लाइट जो होती है ना वो लो एनर्जी शो करती है, सिर्फ वेवलेंथ के हिसाब से। इसीलिए यहाँ पे अपन ने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ था, तो यहाँ तो वेवलेंथ आ रही है और यहाँ पे जो है ना वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम, यहाँ से इधर जा रहे हैं, मतलब गामा से जब हम एफएम की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी, और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो क्या हो रही है, इस उल्टा जाते हुए एफएम से जब हम गामा जाते हैं तो डिक्रीज होती जाती है। इतना चीज ठीक है। तो विजिबल रेज की इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और गामा रेज की अगर हम बात करें, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ना, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ होगा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मेंशन किया है तो एक्स रेज की तो नहीं होगी। यहाँ पे अपन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, भाई साहब इतना कंफ्यूजन। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी लिखी जाएगी, विजिबल की, गामा की, एक्सरे की या अल्ट्रावायलेट की? सबसे पहले गामा आ गया, फिर एक्सरे आ गया, फिर अल्ट्रावायलेट आ गया, फिर विजिबल आ गया, तो विजिबल की ही होगी ना, विजिबल की होगी, ठीक है, विजिबल ही की होगी। गामा की कहां से होगी भाई, आप लोग भी देखो, वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी इन सब में, वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी इन सब में, सबसे वेवलेंथ कम किसकी होगी, इन सब में सबसे वेवलेंथ कम होगी गामा की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गामा की होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। गामा की वेवलेंथ जो है ना ये क्या है, गामा की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। पोल बिल्कुल सही है, आंसर भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वेवलेंथ जो है ना वो किसकी आपकी सबसे ज्यादा हो रही है, यहाँ पे वेवलेंथ 10⁻14 से हम लेके जाते हैं, माइनस से लेके माइनस 10⁻−14 से लेके जाते हैं 10⁻4 तक, ठीक है। तो गामा की जो जो वेवलेंथ है ना वो क्या है, यहाँ पे सबसे कम है, इसीलिए गामा की जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे विजिबल रेज की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो यहाँ पे सबसे कम होगी, ठीक है। इतना चीज ठीक है। अच्छा एक ही चीज पे बात करते हैं, दोनों पॉइंट्स पे ना बात ही नहीं करते। द पॉइंट इज दिस, एक ही चीज पे बात करते हैं, दोनों चीज पे बात ही नहीं करते। एक तो बस आप दो रूल्स समझ जाओ, इसको लिखना कैसे। अच्छा चलो ऑन अ सीरियस नोट अभी समझो, यहाँ पे लिखते कैसे हैं, सबसे पहले गामा लिखते हैं, फिर एक्सरे लिखते हैं, फिर यूवी रेडिएशंस लिखते हैं, फिर विजिबल लिखते हैं, फिर इंफ्रारेड लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपकी माइक्रोवेव्स लिखते हैं और फिर रडार लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया दो, यहाँ पे 3 4 5 6 7, अच्छा ये यूवी रेडिएशंस है ना एक ही होगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब वेवलेंथ के लिए जब हम इधर से जाएंगे, जब हम गामा से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। वे ऐसे नहीं समझ गए, मैं समझा के ही छोड़ूंगी इसको पूरा। वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, पहले ये वाला समझो। यहाँ पे गामा रेज की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, और जो आपकी ये रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इसकी अपोजिट होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी अपोजिट है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और जो हमारी रेडियो वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन के हिसाब से विजिबल लिखा है, गामा लिखा है, एक्सरे लिखा है और अल्ट्रावायलेट लिखा है, यानी कि शुरू की 4 दी हुई है ना, शुरू की 4 दी है। इन शुरू की 4 में विजिबल रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, है ना। अब क्लियर, देखो ऐसे बोलते हैं ना, हाथ जोड़ के बिल्कुल ही क्लियर हो गया, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ऐसा करके। चलिए ठीक है, समझ तो आ गया ना, क्लियर है ना, अभी फाइनली क्लियर है ना, नहीं फिर से समझाना है, एक बार और समझाना है। ये देखो फिर से आधे बच्चे ना छोड़ के चल जाएंगे अगर मैंने फिर, अच्छा जिनको अभी भी नहीं समझा है ना वो लास्ट में, सिर्फ सिर्फ इतना समझो, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है। एक बार यहाँ पे विच ऑफ दी फॉलोइंग, चलो ये बता दो ना, अब आगे कुछ क्वेश्चन है ना इससे समझ आ जाएगा। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्स रेज,
एक्स रेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो इसी पूरे पार्ट में आप एक्सरे का लोकेशन देख लो कि एक्सरे जो है वो कहाँ पे आती हैं। एक्सरेज आपकी गामा रेज के बाद सेकंड नंबर पे आ रही है, ठीक है। एक्स रेज जो है ना वो गामा रेज के बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आ रही है, इतना चीज तो याद रखेंगे। अब उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करो। हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर, ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट, right, can be reflected or refracted or can be photographic, can affect the photographic plate। सबसे पहली बात, जब भी हम बात करते हैं एक्सरेज की पेनिट, ये क्वेश्चन में हमेशा आप याद रखिए कि या तो इसमें स्पीड से ऊपर कुछ डिफरेंस, स्पीड को कुछ मेंशन किया होगा, या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को कुछ मेंशन किया होगा, या सबसे इंपॉर्टेंट पेनिट्रेशन पावर जो है ना वो पूछी होती है। आपको यहाँ पे ए जो क्वेश्चन है ना वो याद रखिए, हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर। गामा रेज और एक्स रेज की पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो काफी अच्छी होती है, और एक्स रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा होती है। सिंपल याद रखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा होगी, और एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है ना वो हाई होती है, यहाँ पे लो नहीं होती है। नॉट ट्रू बताना है तो आप आज के बाद सिर्फ एक पॉइंट याद रख लीजिए कि एक्स रे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो आपकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर बोली जाती है। श्रीकांत बिल्कुल यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पुनीत राय, क्या बात है, सारे सही कर रहे हो आप हैं। इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज लाई। देखो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सीरीज होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से ना आपकी यहाँ पे डिफाइन की जाती है। हाइड्रोजन को लेके लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लाइमन सीरीज किसके लिए होती है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पी फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, 4 सीरीज होती हैं ये, ठीक है। तो आप पहले एक एक करके याद रखो, सारी चीजें एक साथ नहीं करेंगे। लाइमन सीरीज जो है वो हमेशा हम अल्ट्रा वायलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकाश बिल्कुल करेक्ट आंसर, हमेशा याद रखना है। और एक ही चीज अभी याद रखिए, ज्यादा कंफ्यूज करेंगे तो गड़बड़ करेंगे आप लोग। लाइमन सीरीज इज फॉर दी अल्ट्रा वायलेट, सिर्फ आज की क्लास में इतना याद रखिए। लेमन सीरीज जो है ना वो किसके लिए है, आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के लिए लिखी जाती है। एक्स रेज, अच्छा चार्ज बता दो, बड़ा कंफ्यूजन है आप लोगों को इसमें चार्ज में लेके। लेट्स सी कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं इसका। जब भी हम एक्स रेज के, एक सेकेंड होल्ड ऑन होल्ड, जब भी हम एक्स रेज की चार्ज की बात करते हैं तो एक्स रेज के ऊपर क्या चार्ज होता है, एक्स रेज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। कैथोड एनोड वाला कॉन्सेप्ट याद है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो उनके द्वारा जो प्रोटॉन निकाले जाते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। कितना शानदार आंसर है। एक्सरे आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक्सरेज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक्सरेज को ना तो आप पॉजिटिवली डिफाइन करते हो ना नेगेटिवली डिफाइन करते हो। ये बात आप गामा रेज के लिए बोल सकते हो, ठीक है। जब आप गामा रेज लिखते हो ना तब गामा रेज के लिए आप डिफाइन कर सकते हो कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। गामा रेज जो होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, एक्सरे का कोई चार्ज नहीं होता है। एक्सरेज आर नॉट चार्ज एनीथिंग, न्यूट्रल चार्ज बोले जाते हैं, ठीक है। पुनीत बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, थोड़ा सा सोच के। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं लगता किसी एग्जाम में उठ के आ जाएगा, एकदम एज इट इज उठ के आएगा? नहीं जी, हम पॉजिटिव नेगेटिव ही लिखेंगे। एक्स रेज आर न्यूट्रल चार्जेस, एक्स रेज की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, एक्स रेज न्यूट्रल चार्ज होते हैं। ये 2-3 चीजें अच्छे से याद रख लीजिए। इक्वेशंस भी पढ़ लोगे ना सही से तो भी काफी चीजें आ जाएंगी। एक्स रे हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। एक्स रेज ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, कैन बी रिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्टेड, फोटोग्राफिक प्लेट पे भी उतर के आ जाती हैं एक्स रेज, ठीक है। एक्स रेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत हाई होता है और वेवलेंथ बहुत लो होता है, और एक्सरे जो है वो न्यूट्रल चार्ज या न्यूट्रल पार्टिकल बोले जाते हैं। 5-6 पॉइंट्स लर्न कर लो, इसके अलावा आपसे कभी कोई कुछ नहीं पूछ रहा। ट्रांजिशन आयंस एब्जॉर्ब लाइट इन द रीजन। देखो ट्रांजिशन साइंस क्या होते हैं, सबसे पहले बात ये देखो कि ट्रांजिशन आयंस जो है ना वो हम बोलते किसके लिए, ट्रांजिशन आइंस हम तब बोलते हैं जब हमारा कोई भी, आपने कोई भी, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है या छोड़ता है, तो उसके अंदर से जो आयंस निकले हैं ना उन आयंस को आप जब वो आयंस जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना तो वो कौन से रीजन से करते हैं। कहने की मतलब ये है कि जब आप ये स्पेक्ट्रम बनाते हो ना, ये ऑर्बिट्स वाला,
तो यहाँ पे बीच में न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके ऊपर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके वापस नीचे आ रहा है, तो इसको जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन दी फॉर्म ऑफ, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तभी कहां से ऑब्जर्व करता है या कहां से एब्जॉर्ब करता है, तो विजिबल लाइट करके याद रखना है। ओनली 11% है ना, माइक्रोवेव में रख के इसको गर्म कर रहे हैं ना हम, ट्रांजिशन है इनको। क्या सोच के माइक्रोवेव्स आंसर करते हो ये बताओ। ये कई बच्चे जो आंसर माइक्रोवेव्स किए हैं, ये क्या सोच के करते हैं कि भाई लो हमारे पास ट्रांजिशन है ना, हमारे पास माइक्रोवेव है घर में, हम माइक्रोवेव में रखते हैं और ये एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट, ऐसा करके सोच के रखते हो क्या भाई? विजिबल रेज, जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है किसी भी एटम के अंदर, तो वो हमेशा आपकी एक फेज से या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट होती है, और जब भी ये ट्रांसफर करेंगे तो इनके जो H प्लस साइंस है ना, वो या तो एनर्जी को लेंगे या एनर्जी को रिलीज करेंगे। यहाँ पे एब्जॉर्ब करने को लिखा हुआ है ना, तो दे ऑलवेज डू इट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज। समझे इस चीज को? विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ द फोटॉन्स? जो लाइट होती है या फोटोन होता है ना, उसका पार्टिकल नेचर होता है, मतलब इट इट मूव्स लाइक दी पार्टिकल। कहने का मतलब ये है, वेव्स और पार्टिकल दो नेचर होते हैं। वेव्स क्या होती हैं? जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती हैं वेव्स, और हम पार्टिकल क्या बोलते हैं? जो अपनी एनर्जी को टू एंड फ्रो करके ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वे में। तो आप हमेशा याद रखिए कि भाई पार्टिकल का जो फोटोन का जो नेचर है ना, मतलब लाइट का जो पार्टिकल, जो ये हमारी फोटोन क्या होती है? लाइट होती है। तो फोटोन ना लाइट को नापने की सबसे छोटी इकाई है, उसका जो नेचर है ना वो आपका क्या बोला जाता है? पार्टिकल नेचर करके इसको डिफाइन किया है हमने। कौन से इफेक्ट से? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके याद रखिए। मैटर वेव्स जो है ना, ये क्या बोली जाती है? किसी भी पदार्थ की जो वेव्स होती है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट किए हैं या किसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में इनको बोलते हैं। देखिए, लाइट वेव्स होगा, साउंड वेव होगा, हीट वेव होगा, तो आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बोलोगे। लेकिन जैसे ही आपके पास कोई मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या कोई गैस है, उसकी जब आप वेव्स को आइडेंटिफाई करने लगते हो ना, तब हमेशा उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेव से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव से। अच्छा, 40 क्वेश्चंस आप कर लो, उससे ज्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे। 40 क्वेश्चंस कर लो, देन वील डू द रेस्ट इन दी अपना 6 बजे वाली क्लास में। ठीक है, अगर बच जाएंगे तो कल कर लेंगे, संडे को भी कर लेंगे। द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर जो रेडिएशन प्रोड्यूस की जाती हैं, वो किस टाइप की होती है बताइए? जितनी भी फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वगैरह होती हैं, नियॉन लाइट्स वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी कौन सी कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? इसके, अब देखो इतना डर गए हैं ना कि अभी भी गलत ही आंसर देंगे। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में हमेशा अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी, ये तब होता है जब चीजें ना, मतलब या तो समझी नहीं है कभी, या अभी आंसर्स देते में इतना डर गए ना कि अल्ट्रा वायलेट आंसर ही नहीं दे रहे हैं, इसमें अल्ट्रा वायलेट आएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर हमेशा जो हमारी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो है ना, वो आपकी बोली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज द एटमॉस्फेयर हैव। अब ये समझ गए? पिछला जो पहले क्वेश्चन था जहां पे ओजोन प्रेजेंट है, फिर भी आप जो है ना वो सन यूवी रेडिएशन से अपना सोलर कुकर गर्म करवा रहे हो। सोलर कुकर यूवी रेडिएशन से गर्म होगा तो उसका बनाया हुआ खाना खा के ना बिल्कुल जन्नत में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिए। यहाँ पे यूवी रेडिएशंस अगर धरती पे किसी भी दिन आ गए ज्यादा मात्रा में, ठीक है, तो पौधे जो है ना, प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस करना उसी दिन रोक देंगे, और ह्यूमंस की स्किन में ना इतना खतरनाक स्किन कैंसर होगा कि दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड इन एनी वे। ठीक है, तो ओजोन करके याद रखिए। पृथ्वी पे कभी भी अल्ट्रा वायलेट की रेडिएशंस नहीं आ पाती हैं ओजोन की वजह से। गामा रेज कैन कॉज, गामा रेज को कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी भी तरीके से मेडिकल के लिए। एक्स रेज को यूज किया जाता है, यूवी रेडिएशन को डायरेक्टली पर्संस के लिए यूज नहीं किया जाता है। सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनको साफ करने के लिए यूवी रेडिएशन इस्तेमाल कर लिया जाता है। और देखो, कभी भी आपने ये देखा हो ना कि आरओ में यूवी प्रोटेक्टेड आरओ है, तो इसका मतलब ये कभी भी मत सोचना कि उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हम वैसी वाली रेज डालती है, नहीं। उसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी उसकी बढ़ा दी जाती है, वेवलेंथ कम कर दी जाती है, तो जो बैक्टीरियाज है ना उनको मार दिया जाता है। इसकी सेम इंटेंसिटी नहीं है जो अल्ट्रावायलेट सूरज से आ रही है। तो आप याद रखिए कि गामा रेज को कभी भी मेडिकली यूज नहीं किया जाता है। गामा रेज हमेशा हम इंडस्ट्रीज वगैरह में, या जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने गामा रेज को इस्तेमाल किया था, तो वो सिर्फ जीन म्यूटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जीन म्यूटेशन के लिए। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, रडार जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सोनार
सोनार और रडार, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लो आराम से। रडार, पहली बात तो याद रखना है आपको, ये रडार जो इस्तेमाल किया जाता है ना, रडार हमेशा किसी भी चीज के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। रडार जो है वो किसी भी चीज के ऊपर की तरफ लगाया जाता है, और शिप्स वगैरह में ये लगाया जाता है यहाँ पे। तो रडार को ना हम जो, अरे इसमें इतना वेरिएशंस नहीं, सबमर्ज सबमरीन को इस्तेमाल करना है, रेडियो रिसीवर से सिग्नल लेना है, जियो स्टेशनरी सेट, चलो अच्छा एटलीस्ट डी वाला तो बख्श दिया, बाकी जो है ना वो 31, 28, 37% कर दिया भाई। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग करके इसको बोलते हैं। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग करके बोला जाता है। रडार जब भी लगाया जाता है ना, हमेशा एयरक्राफ्ट, ट्रैक एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, शिप्स को, इंसेक्ट को, बर्ड को एटमॉस्फेयर में आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं। स्पीड कितनी है जो सामने से कोई ऑटोमोबाइल आ रहा है उसका, जो पृथ्वी के ऊपर जो मूवमेंट्स हो रही है वो कैसे मूवमेंट हो रही है, एटमॉस्फेयर की या ओशन की जो मूवमेंट्स हैं उनको पता लगाने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। प्रिंसिपल रडार का क्या होता है? रिफ्लेक्शन, इको प्रिंसिपल किया जाता है। और रडार हमेशा हमारा इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, ठीक है, दूर की जो चीजें हैं उनको पता करने के लिए। पुनीत बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रेज इज। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, सब फटाफट से क्वेश्चन कंप्लीट करने, और इतने हमने क्वेश्चन कर लिए, ऐसा करके आंसर नहीं दिया करिए, ध्यान से आंसर दिया करिए। लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरे तो आंसर नहीं करने की कोई सोच रहा ना, क्योंकि एक्सरे तो है हाई पेनिट्रेटिंग पावर, है ना, एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, और गामा रेज अगर एक्सरे से आगे हैं तो उनकी तो और भी तगड़ी होगी। लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर हमेशा हम अल्फा रेज की लेते हैं, ठीक है। अल्फा रेज आर दी लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, और अल्फा रेज से ही हमने ये जो पूरी कैथोड और एनोड ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले हैं, वो इसमें से ही हमने निकाले हैं, ठीक है। पुनीत बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन फिलामेंट टाइप, इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय, अच्छा इसका आंसर गलत दिए ना तो फिर ये क्वेश्चंस यहीं पे रुक जाएंगे, ये बात याद रखना। 100 के 100 बिल्कुल नहीं कराऊंगी मैं, बिल्कुल ही नहीं कराऊंगी। इन फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड अपीयर्ड एज, तंतु जैसे देखो, अरे भगवान, नहीं बल्ब में ये कौन से बल्ब में ना फ्लोरोसेंट लाइट जलती है, या आपके घरों में जो आप ये बल्ब लगाते हो उसमें फ्लोरोसेंट लाइट आती है, या तो आप इसको एलईडी बोलते हो, लाइट इलेक्ट्रॉन डायोड करके, लाइट एमिटिंग डायोड करके, है ना, या फिर आप इसको सिंपल बल्ब बोलते हो जिसमें क्या लगा होगा? फिलामेंट लगा होगा। लाइट बल्ब मतलब बल्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बल्ब किस प्रिंसिपल में काम करता है? लाइट एनर्जी को ना हीट एनर्जी में ना कन्वर्ट करता है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना आपको दवाइयों की सख्त जरूरत है, यही चीज ना मैं बोलूँ ना तो कुछ गलत नहीं रहेगा, आप लोग को ना क्वेश्चंस और थ्योरी की बहुत सख्त जरूरत है, जो आप कंटिन्यूअसली ना इग्नोर किए जा रहे हो। लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है कोई भी बल्ब, राइट। और जैसे ही मैंने क्या बोला, जहां पे भी आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कॉन्सेप्ट में हीट वर्ड लिखा मिल जाए ना, गर्म किया, सोलर कुकर को हीट किया, बल्ब जो है वो हीट हो गया, या पृथ्वी जो है वो गर्म हो रही है, ये जो रिमोट से टीवी चल रही है कौन सी रेज आ रही है, इन सब में ना इंफ्रारेड रेज आंसर करते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा याद रखिए इंफ्रारेड आंसर किया जाता है। एज सून एज ये हीट, कौन सी वाली हीट, अब ये नहीं कि सूरज वाली हीट में भी आप लोग इंफ्रारेड आंसर करो, मतलब सूरज में कौन सी गर्मी है तो इंफ्रारेड नहीं, वहां पे पायरो बोला जाता है, उस कॉन्सेप्ट में अपन पायरो बोलते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया गया है कि हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, हीट बन रही है, जैसे कि सोलर कुकर में, सोलर कुकर को अगर गर्म करना है तो कौन से टाइप की लाइट से आप गर्म करोगे? इंफ्रारेड से आप गर्म करोगे। ये पृथ्वी जो है वो दिन में इतनी गर्म हो जाती है, धूप आती है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है, कौन सी रेज इस्तेमाल किया जा रही है? इंफ्रारेड इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। बल्ब में जब लाइट आई तो जो फिलामेंट है, तंतु जो है टंगस्टन का, वो गर्म हो गया, जिसकी वजह से लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो कौन सी रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, मर नहीं जाएंगे हम? बल्ब अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा तो हम मर नहीं जाएंगे? आप ये बताओ। इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करके उसे हमेशा हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि इंफ्रारेड रेज होती है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी को कौन सी रेज गर्म करती हैं तो इंफ्रारेड लिखिएगा। वोलोमीटर किस चीज को
इस्तेमाल करने के मतलब किस चीज को नापने के लिए वोलोमीटर जो है ना वो अपन इस्तेमाल करते हैं, बताइए। वोलोमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है? और ये मेजर आप ये याद रखिए, नहीं ये नहीं शरीर का तापमान नाप रहे हैं, नहीं। वोलोमीटर किस टेम्परेचर को नापता है? तो वोलोमीटर जो है ना वो हमेशा जब हम किसी वेव्स की बात कर रहे हैं, उस वेव्स का पर्टिकुलरली कितना टेम्परेचर होगा उसको नापने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर याद रखिए और हमेशा वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में ही इसका आंसर याद रखिएगा। कृपया करके क्वेश्चंस को करिए, हो सकता है क्वेश्चन तरीके से आप आंसर करेंगे तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट? बताइए, निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणें जो है ना वो सोलर कुकर को हीट दे रही हैं, हॉट कर रही हैं, हीट दे रही हैं? अब मेरी बात समझ आ गई उमेश पटेल और बाकी लोग? ये पहला इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप 80% के ऊपर दिए हो पोल में, अदरवाइज सब मिल बांट के आंसर कर रहे हैं 20 करके। ये क्वेश्चन अभी समझ आ गया? जब भी किसी भी क्वेश्चन में सोलर कुकर हीट, पृथ्वी गर्म, बल्ब गर्म, हमेशा आंसर क्या करना है? इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें जो है ना आंसर करनी है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएम? अच्छा ये आपका पहली हो गया, चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन को लास्ट कर लेते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? एएम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके यहाँ पे लिखते हैं। 40 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन 100 है। ट्राई करते हैं कि 6 बजे वाली क्लास में अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। नहीं तो अपन कल लगा लेंगे क्लास, या आज आपकी क्षमता होगी एक्स्ट्रा क्लास पढ़ने की तो मैं आज ही लगा दूंगी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके याद रखिए 88। इसका भी आंसर 80% सही दे रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं क्यों गलत दे रहे हैं। सो यस, पुनीत राय बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी तक का जो 40 क्वेश्चन का पोल हुआ है ना, पुनीत राय, अनन्या यादव 3rd नंबर पे जो है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। विजेंद्र, अच्छा विजेंद्र एक चीज और, सुबह जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना ये हाइपर मेट्रोपिया वाला, उसमें ग्रेटर देन 25 ही आएगा, लेकिन एग्जैक्टली उसका थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। करिश्मा, विजेंद्र, प्रदीप, सुनील, अरविंद, ओके राइट। तो उस क्वेश्चन को ना अपन एक बार 6 बजे वाली क्लास में कर लेंगे, और एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगी कि ग्रेटर में बस 25 ग्रेटर है, उसके आगे कोई टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती है। मतलब अगर हम बोले कि 70 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, कितना भी होगा, 25 से ज्यादा अगर कोई भी चीज है तो हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया की ग्रेटर। अच्छा आप कौन से बच्चे हो आप? अच्छा एक चीज बताओ, आप मायोपिया बच्चे हो या आप हो हाइपरमेट्रोपिया बच्चे? मतलब मैं आंखों की कमी के हिसाब से नहीं बोल रही, इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से बोलो। अब जैसे मैं हूं, मैं मायोपिया बच्ची हूँ या हाइपरमेट्रोपिया हूँ, बताइए। पूरी थ्योरी मैंने अभी आपको वेव्स का लाइट और साउंड ही कराया है, लेकिन इन क्वेश्चंस के आधार पे एक बार पूरी जो है ना वो हम करें। अरे मैंने क्या बोला, आप ये मैं आंखों की प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं पूछ रही, मैं कैरेक्टर के हिसाब से पूछ रही हूँ। आप मायोपिया बच्चे हो या हाइपरमेट्रोपिया बच्चे हो, याद करने का अच्छा तरीका है। अच्छा आप हाइपरमेट्रोपिया हो। आप देखो मायोपिया बच्चे वो होते हैं जिनको पढ़ने और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गाड़ी चलाने में ना दिक्कत होती है। हाइपरमेट्रोपिया वो बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन गाड़ी चलाने को बोलो एकदम से चला लेंगे। वो बच्चे आपने, मायोपिया बच्चे जो है ना वो इंटेलिजेंट बच्चे, हाइपरमेट्रोपिया जो बाकी एक्टिविटीज में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने के अलावा ना, वो बाकी सारे ये वाले बच्चे हैं जिनको घर वाले ये कहते हैं ना, इसको पढ़ने लिखने के लिए बिठाओ ना तब इसके सांस अटक जाती है, और इसको बाहर घुमाओ तो देखो कितना खुश हो जाता है। ये वाले बच्चे जो है ना वो हाइपरमेट्रोपिया। हम लोग सारे के सारे मायोपिया बच्चे हैं कि पढ़ने लिखने में होशियार, और जैसे ही बोला बाहर घूमने जाना है तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। चलिए ठीक है, ये लर्न करने का आसान तरीका है, बाकी तो कोई इशू नहीं है ना। बाकी आप में से ना ही हो कोई मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। 6 बजे की क्लास में करते हैं, 6 बजे से लेके 7 बजे की क्लास है। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा चीजें समझ नहीं आई हैं तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस फिजिक्स की ली नहीं है, तो 6 बजे से 7 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है। तो याद रखिए यहाँ पे 41st क्वेश्चन से लेके, जिसमें आईज और ईयर्स के जो क्लास है ना, मतलब आईज और ईयर्स के जो क्वेश्चन है ना वो भी अपन शाम को यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। 6 बजे यहीं पे होगी, 6 बजे यहीं पे होगी, मतलब आपकी 6 बजे वाली क्लास अन अकेडमी पे ही होने वाली है। तो गाइस थैंक यू सो मच। क्या हुआ, क्लासेस क्यों नहीं ले पा रहे हो श्रीकांत? मतलब ये वाली बात है कि क्लास में, चलिए ठीक है, ऐसे बोलेंगे तो अजीब ही हो जाएगा। चलिए 40 क्वेश्चन शाम को कर लेंगे। राकेश तुमको करने ही हो, टाइम दिख रहा है तुमको, बच्चे भाग रहे हैं, 40 मिनट बैठना परेशानी हो जाती है, कहाँ से करेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे शाम की क्लास में आ जाइए 6 बजे। अगर उसके बाद भी आपको करने होंगे तो मैं और क्लास ऐड कर लूंगी, तब हम और क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच अभी के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।